हम लोगों ने आपके केस को अच्छी तरह से समझा है और आपकी सफाई भी सुनी है। ये तो साफ जाहिर है कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है। इससे पहले कि हम कोई निर्णय लें, अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो जब आप लोगों ने तय कर ही लिया कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो मेरा बचा ही क्या है सफाई देने के लिए। देखिए मिस्टर प्रद्युम्न, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। सर हम सब पिछले 20 साल से सीआईडी में काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि सीआईडी के लिए हम लोगों ने अपना खून भी बहाया। देखिए, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें फौरन मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें चुप रह जाना पड़ता है। और इसके बावजूद भी हम अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। ये तो आप जानते हैं ना। हमेशा नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता सर। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, सिचुएशन के हिसाब से हमें उसी समय तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। और जहां तक दया के केस का सवाल है, प्रोटोकॉल तोड़ने की जरूरत थी, वजह थी सर। दया एक जाबाज सीआईडी ऑफिसर है सर। सीआईडी के लिए कुछ भी कर सकता है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है, डिसिप्लिन तोड़ी है, तब जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। देखिए, हम लोग आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन नियम तो आपने तोड़े। और नियम तो फॉलो करने के लिए ही होते हैं, और आप लोग कानून से ऊंचे नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि आप लोगों की टीम को तोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आज से आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। आपके सभी केसेस को एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर मॉनिटर करेगी, जिसे हमने नियुक्त किया है। हेलो, मेरा नाम शीतल है। आज से शीतल ही आपको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे मतलब यह है कि आपके केसेस की जो भी एक्टिविटी होगी, आज से शीतल हमें बताएंगे और आपके केसेस की सारी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है शीतल को। आप लोगों की टीम आगे रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी हम शीतल जी की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे। देखिए, आज तक आप लोगों ने जो चाहा वो किया, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब से आपको अपने हर केस में शीतल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है और आप लोगों को मेरे तरीकों को फॉलो करना होगा। तो मिला के आप ये कहना चाहती है कि अब से आप हमारी बॉस हैं? नहीं, आई डोंट लाइक द वर्ड बॉस। बॉस कहना उचित नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आई हूँ आपके केसेस को स्मूथली हैंडल करने, और मैं चाहूंगी कि इसमें डिसीजन मेरा फाइनल है। देखिए, प्लीज नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे पास ऑर्डर भी है और इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आज के बाद जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे वो मेरे देखरेख में होगी। आपको मुझे लूप में रखना होगा और हर एक इन्वेस्टिगेशन केस की रिपोर्ट
आपको मुझे देनी होगी, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। वेल, इसमें यह भी लिखा है कि किसी भी सस्पेक्ट के साथ कोई भी फिजिकल वायलेंस करने से पहले आपको मुझे पूछना होगा। देखिए, हेलो एसीपी प्रद्युमन। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके, दो खून हुए, हमें निकलना होगा। कितने जल्दी निकलेंगे आप? फाइंड आउट नहीं करेंगे कि वो कॉल फ्रॉड है कि नहीं, सचमुच ये मर्डर्स हुए हैं कि नहीं, ऐसे निकलेंगे? शीतल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन दरअसल बात यह है कि दो खून हुए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। हाँ, आपको हम सब रिपोर्ट्स भेज देंगे। आपको लूप में जो रखना है। Let's go. कहाँ हुआ है खून? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? आप लोगों ने फोन करके बोला था कि खून हुआ है यहाँ पे। दो खून हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। दो खून हुए? तो फिर खून हुए कहाँ? लाशें कहाँ हैं? पता नहीं सर, मैंने सिर्फ सुना। क्या सुना है तुमने? चीखने चिल्लाने की आवाज? नहीं, मैंने सब कुछ सुना, देखा भी है, बट मैं वहां थी नहीं। सर, इसने कोई बुरा सपना देखा और अब इस तरह की बातें कर रही है। नहीं मैडम, सपना नहीं है, मैंने खून होते हुए देखा है। कब, कहाँ, कैसे, ये नहीं पता क्योंकि मैं वहां थी ही नहीं। जब आप वहां पर थी नहीं तो आपने ये खून होते हुए कैसे देख लिया? इस ट्यून से। इस बीच में बहुत बारिश हो रही है, आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है। ये ड्रम्स पे कोई उस आदमी को घसीट रहा है। ये वाली बीट पे वो आदमी उस पत्थर से वहां पे वार किया जा रहा है। अन्या, तुमने ये सब देख लिया खून होते हुए? म्यूजिक का पीस सुनकर कहीं अन्य ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने सोचा होगा, गेस किया होगा? सर, गेस नहीं किया है, इस म्यूजिक में मुझे दिख रहा है। पर आन्या, म्यूजिक में खून होते हुए कैसे दिख सकता है? मैम, आन्या बीमार है इसलिए इस तरह की बात कर रही है। आप कौन? सर, मेरा नाम लता है, मैं यहाँ की मैट्रिन हूँ। मैं आन्या को बचपन से जानती हूँ, जब से ये ऑर्फनेज में आई है। क्या बीमारी है आन्या को? सर, इसे सिनेस्थेसिया है। सिनेस्थेसिया? मैम, ये एक कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में इंसान को म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन ये कंडीशन में इंसान म्यूजिक सुनते सुनते विजुअल भी देखता है, और म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो जैसे दिखता है। आपके कहने का ये मतलब है कि आन्या साउंड देख सकती है? यस सर। कैसे? आप आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ड्रम बीट सुन रहे हो। लो, इमेजिन किया। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ड्रम बीट की आवाज सुनाई दे रही है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन सिनेस्थेसिया में इंसान म्यूजिक के साथ जरूर कुछ ना कुछ देख सकता है, जैसे किसी इंसान को देख सकता है, रंग देख सकता है, या किसी भी चीज को देख सकता है। मतलब इस म्यूजिक के पीस को सुनकर तुमने ये खून होते हुए देखा? जी। तो मुझे लगता है कि आन्या जो म्यूजिक सुन के देख रही है वो सच में है नहीं, वो उसे विजुअलाइज कर रही है। जैसे हम लोग सर सपना देखते हैं, बट सपने में जो देखते हैं हम उसे विजुअलाइज करने लगते हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं। सर नहीं, सब जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है। जो मैं देख रही हूँ वो बहुत डरावना है, जैसे मैं टीवी पे किसी का मर्डर होते हुए देख रही हूँ। और दो अलग अलग म्यूजिक पे दो अलग अलग खून होते हैं, एक पत्थर से हो रहा है और एक क्रोबार से। अन्या, दूसरे खून के बारे में बता सकती हो? ये खून कहाँ हुआ, उस खून के आसपास क्या है, खूनी कौन है, क्या कर रहा है? आसपास पहाड़ी है, एक आदमी नीचे गिरा हुआ है।
अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सर वो आ गया सर। वो उसे मार रहा है क्रोबार से। सर लगातार मारते जा रहा है। चेहरा नहीं देखा खूनी का। ठीक है, हम इस केस की तहकीकात करेंगे। सर मैंने ऐसे केस के बारे में तो नहीं सुना। पर पूर्वी जिस तरह से इतनी सारी डिटेल इस बच्ची ने हमें सब बताया है, तो शक होता है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रही है। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे इस लड़की ने बताया, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था सर। कहीं पे पत्थर से खून हुआ है। तो फिर एक काम करो, क्राइम ब्रांच से पता लगाओ कि ऐसे 2 केसेस हुए हैं क्या। ओके सर। सर, जैसा कि आपने बताया, ठीक वैसा ही केस 2 महीने पहले पुणे में हुआ था। उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। और सर क्रोबार से मर्डर पनवेल में हुआ था, यही कोई 6 महीने पहले। तो उसकी फाइल्स लाई है तुम लोगों ने? यस सर, ये पुणे केस है। और ये पनवेल मर्डर केस की फाइल। पनवेल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जा सकते। मैंने खून होते हुए देखा है। आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है। जो विजुअल देखा था ठीक वैसे ही सर ये फोटो में, मतलब जो आन्या ने बताया वो सब सच है। कमाल है सर, इन दोनों हादसों के बारे में आन्या ने म्यूजिक सुनकर आज विजुलाइज किया, जबकि ये हादसे तो 6 महीने पहले और ये दूसरा तो 2 महीने पहले हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? जो लड़की इस क्राइम सीन पे थी भी नहीं, उसने सब कुछ विजुअलाइज कैसे किया? सिनेस्थेसिया की वजह से। मैं नहीं मानती। और बाय द वे ये सिनेस्थेसिया है क्या? तो इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी खास चीज को सुनते हैं तो उससे जुड़ी तमाम यादें आपके दिमाग में आने लगती हैं। जैसे कोई खास व्यक्ति, कोई खास जगह, सब कुछ। यूँ समझिए एक तरीके से ये गंध आपकी मेमोरी को ट्रिगर करता है। लेकिन ये सिर्फ सिनेस्थेसिया की कंडीशन में ही होता है। इन केसेस में सुगंध की जगह म्यूजिक ने ले लिया। एग्जैक्टली। अब देखिए, अन्या ने खास तरीके का म्यूजिक सुना। उस म्यूजिक पीस में एक जगह एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उसे एक पेड़ की याद आई, तो उसने एक पेड़ विजुलाइज किया। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उसे आदमी। एग्जैक्टली। बस मुझे लगता है खूनी ने इस खून की घटना को किसी खास तरीके से म्यूजिक में कन्वर्ट कर दी। मतलब जब म्यूजिक बजे तो उस घटना से जुड़ी तमाम चीजें, तमाम जगह मेमोरी में ट्रिगर होने लगे। लेकिन ये सब कुछ विजुलाइज वही कर सकता है जिसे सिनेस्थेसिया की बीमारी हो, और किसी में नहीं। और यही उस ऑर्फनेज की मेट्रन ने भी बताया। आप लोगों को ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? जैसे भी है, केस को सुलझाना हमारा काम है। तो हो सकता है इस खूनी को भी ये सिनेस्थेसिया की बीमारी हो और उसने ये म्यूजिक रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि मर्डर और क्राइम सीन के बारे में वही जानता था। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये म्यूजिक कंपोज करके किसने अपलोड किया होगा, और उसे ढूंढेंगे कैसे सर? रेडी, इंटरनेट खोलो, देखो इंटरनेट पर ये पर्टिकुलर म्यूजिक पीसेस जो दोनों केस में हैं वो कहीं पर है क्या। सर मिल गया। सर दोनों ट्यून एक ही गाने का हिस्सा है। एक इंडी रॉक ग्रुप ने बना है। देख रहा हूँ इस इंडी रॉक बैंड वालों को यहाँ पर। सर ओके, आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, मैं कुछ दूसरे काम से आती हूँ। अन्या, मेरा नाम शीतल है। मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, क्या हम बात कर सकते हैं? आन्या, देखो आन्या, आई प्रॉमिस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ 5 मिनट। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैम वो बहुत डरी हुई है।
उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत असर छोड़ा है। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त चाहिए। ओके। मुझे आने के बारे में यहाँ के कुछ लोगों से बातें करनी है। पॉसिबल है क्या? प्लीज। म्यूजिक ट्यून से खून, ये कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है। सिनेस्थेसिया के एक मरीज ने तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस को सुनकर एक खून होते हुए विजुअलाइज किया। समझे? तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस में एक खून का राज छुपा है। और हमारे हिसाब से खूनी वही है जिसने ये ट्यून बनाई है। हम लोगों ने खून नहीं किया, और हकीकत तो यह है कि ये ट्यून हम लोगों ने कंपोज ही नहीं किया। ये ट्यून हम लोगों ने एक फ्री साइट से डाउनलोड की थी। कौन से साइट से डाउनलोड की? दिखाओ। देखिए सर, ये देखिए सर। सर ये ट्यून हमें पसंद है, इसलिए हमने डाउनलोड करके अपने गाने में डाल दी। किसने अपलोड की थी ये ट्यून उस साइट पर? सर ये गुमनाम है, एनोनिमस। एनोनिमस। हमें इस एनोनिमस को ढूंढना है। मैम ये हमारा स्टाफ है। ये है पूजा, ये है रमेश, ये आरती है। वैसे तो एनजीओ में काम करती है लेकिन अक्सर हमारे ऑर्फनेज में आती जाती रहती है। आपसे कुछ बातें करनी थी एक्चुअली आन्या के बारे में। क्या आप लोग मुझे आन्या के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे कि वो कहाँ से आई, कब आई, और ओवरऑल ऑर्फनेज में आन्या का बर्ताव कैसा है? आन्या बड़ी ही अजीब लड़की है, हमेशा डिस्टर्ब रहती है। वो यहाँ कब आई? बचपन से ही, लेकिन उसे अलग अलग 2 बार लोगों ने अडॉप्ट किया, और पता नहीं क्यों कुछ दिन रखने के बाद उसे वापस यहाँ पे आके छोड़ दिया। क्यों? कोई वजह? उसके बुरे बर्ताव की वजह से, उसके वक्त में झगड़ा करने की वजह से, बात बात में वायलेंट हो जाती थी। बस ये उसकी आदत बचपन ही से थी। क्या बकवास कर रहे तुम? अन्य ऐसी नहीं है मैडम, ये सब गलत बोल रहा है। मैम सच में मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, मैंने कभी भी आन्या को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा है। ये सब गलत बोल रहा है। तो फिर सही बात क्या है? सच तो ये है मैडम, अन्या का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता है। हाँ, इन सब चीजों की वजह से कभी कभी वो अजीब बर्ताव कर देती है। अजीब बर्ताव नहीं मैम, यूं समझ लीजिए अगर आन्या को किसी ने क्रॉस किया तो उसके साथ दुर्घटना होना तय है। अभी पिछले महीने ऑर्फनेज के बच्चों के साथ क्या हुआ, याद नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ बताओ? मैम पिछले महीने एक बच्चे को फूड पॉइजन हो गया था, और उसी दिन उसका झगड़ा आन्या के साथ हुआ था। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो अन्या ने किया? हाँ। सोच समझ कर बात करो रमेश, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हो अन्या पर तुम। मेट्रन, आन्या को ऑर्फनेज से 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया, लेकिन उसे वापस कर दिया। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। शायद आन्या में ही कोई खामी हो, कोई गलती हो। आई डोंट अग्री। एनीवे, आन्या के बारे में ऐसी कोई फाइल है जिसमें उसमें सारी डिटेल्स हो? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? या श्योर। ये लीजिए। थैंक यू। अब थैंक यू मेट्रन, लेकिन मुझे अभी इस वक्त निकलना होगा। क्या मैं आपको ये फाइल थोड़ी देर बाद वापस कर दूं, चलेगा? जी। हेलो, मुझे जिन जिन लोगों को सिनेस्थीसिया है ना, उन टाइप के लोगों से मिलना है और कुछ जानना है उनके बारे में। इन तीनों लोगों को सिनेस्थीसिया है। एक मिनट, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। अब आप बताइए, आपने इस ट्यून को सुन के क्या विजुलाइज किया? मैम मैंने एक बहुत बड़ा घास का मैदान देखा जहाँ पे गाय घास खा रही थी और सूरज साफ दिख रहा था। मैंने एक नदी देखी, वहाँ नाव थी और मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग
आग जला के बैठे हुए थे। इंटरेस्टिंग। चलिए आखिर में आप बताइए, आपने क्या देखा? शहर देखा मैंने, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी और उसके ऊपर विज्ञापनों के लाइट्स लगे हुए। इंटरेस्टिंग। 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अच्छा है, आपने देख भी लिया और खुद अपने कानों से सुन भी लिया। 3 लोग जिन्हें सिनेस्थीसिया है, उन्होंने वही ट्यून सुनी, लेकिन 3 अलग विजुअल्स देखे। और आन्या ने इसी म्यूजिक पे खून होते हुए देखा है। एग्जैक्टली। दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो इस म्यूजिक ट्यून को खून पे इंटरप्रेट करे। कौन? खुद खूनी, और वो खूनी और कोई नहीं, आन्या है। ये आप क्या कह रही थी? आन्या बेगुनाह है। देखिए सीपी साहब, केस सबूत पे सॉल्व होता है, भावनाओं पे नहीं, और मैं भावनाओं में बहने की गलती नहीं करती। मैं ऑर्फनेज गई थी और वहां जाकर पता चला कि आन्या को 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद उन दोनों फैमिलीज ने आन्या को वापस ऑर्फनेज छोड़ दिया। और वो 2 लोग वही थे जिसका मर्डर हुआ, जिसने आन्या को अडॉप्ट किया। मैंने आन्या को अरेस्ट कर दिया है और उसे बाल अदालत में पेश करने की तैयारी कर दी है। बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे आपने आन्या को अरेस्ट कैसे किया? आई डोंट नीड योर परमिशन एसीपी साहब, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। वो खूनी है और उसे सजा जरूर मिलेगी। आपने वो क्राइम सीन के फोटोज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? ऑफ कोर्स देखिए। तो शायद ठीक से नहीं देखी आपने, नहीं तो एक बेगुनाह को अरेस्ट नहीं करती। खूनी ने बहुत ताकत लगाई है खून करने में। एक 15 साल की बच्ची इतनी बेरहमी से 2 लोगों का खून नहीं कर सकती। आप लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल, ये आन्या बेगुनाह है और हम किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देते। आन्या खूनी है और उसे सजा मिलेगी, और मैंने उसे अरेस्ट कर दिया। ये मेरा डिसीजन है और ये फाइनल डिसीजन है। आप लोग बस वक्त बर्बाद कर रहे थे। और हाँ, वैसे भी मीडिया को इस केस के बारे में बात करनी है। आप लोग प्लीज मीडिया को बता दीजिएगा कि ये केस सॉल्व हो चुका है। अब केस आपने सॉल्व भी किया है तो आप ही बता दीजिए, हमें क्यों कह रही है बताने के लिए? फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगी। लेकिन आप इसे मेरी चेतावनी समझ लीजिए, या फिर उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप मेरी सारी बातें मानेंगे। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये केस सॉल्व हो चुका है। मैम, कौन है खूनी? खूनी एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम आन्या है। काफी समय तक वो हम सबको बेवकूफ बनाकर आजाद घूम रही थी, लेकिन मैंने उसकी असलियत पकड़ ली। मैम, ये केस तो काफी पुराना है ना? जी हाँ, ये केस काफी पुराना था। इनफैक्ट काफी समय तक क्राइम ब्रांच के ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन सीआईडी ने जैसे टेक ओवर कर लिया, 24 घंटे में केस सॉल्व्ड। तो मैम, आप भी सीआईडी टीम का हिस्सा है? जी हाँ, मैंने अभी सीआईडी टीम ज्वाइन किया है एज ए सुपरवाइजर, और ज्वाइन करते ही एक दिन में केस सॉल्व हो गया। अगर ये केस काफी समय से ठंडे बस्ते में था, तो सीआईडी ने पहले क्यों नहीं टेक ओवर किया इस पर? क्योंकि इस टीम में पहले मैं नहीं थी ना, इसीलिए। मगर मैम, और लोग भी तो थे ना टीम में? जी हाँ, ये लोग पिछले 20 साल से हैं और मामलों की जांच करते रहते हैं, लेकिन क्या है ना, वो कभी कभी भावुक हो जाते हैं। और किसी भी केस में भावुक होना मतलब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट। इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ लॉजिक की जरूरत है, जो मैंने यूज की, और केस सॉल्व हो गया। एक मिनट, मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। फिलहाल ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी तो बोला था केस सॉल्व हो गया। सर, अभी इस केस में बचा ही क्या है? खूनी तो पकड़ा गया। जी नहीं, खूनी अभी भी पकड़ के बाहर है। मगर मैडम तो कह रही है कि खूनी वो लड़की है। ऐसा मैडम को लगता है। हमारे तहकीकात के हिसाब से शायद वो लड़की बेगुनाह है। सर, तो फिर असली खूनी कौन है? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत जल्द सच क्या है आप लोगों के सामने आ जाएगा। आई एम सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस, वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मीडिया के सामने मेरी इंसल्ट करने की? आपका ये बर्ताव रिकॉर्ड में लिया जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। खूनी को पकड़ने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि शीतल कदम कदम पर रुकावट डालने की कोशिश करेगी सर। अभिजीत, पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि अन्या
जिस वक्त खून हुआ उस वक्त कहां पर थी। हमें एक टीम पुणे भेजनी पड़ेगी पूरी तरह से तहकीकात करने के लिए, और दूसरी टीम वैसे ही पनवेल में। आप सबके जानकारी के लिए बस मैं यही बताना चाहूंगी कि अन्या को सिनेस्थीसिया है और खून भी उसी ने किया है। उसने हमें काफी समय तक अंधेरे में रखा, लेकिन हमने उसे अब पकड़ लिया है और बहुत जल्द उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। देखिए 23 फरवरी को शाम के 4 और 7 बजे के बीच अन्या कहाँ पर थी? यूजुअली बच्चे शाम को बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और 9 बजे तक अंदर आ जाते हैं। तो क्या अन्या ऑर्फनेज में थी या कहीं बाहर गई थी? नहीं सर, अन्या ऑर्फनेज में ही थी, कहीं बाहर नहीं गई थी। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी इजाजत के बिना कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। मगर कभी कभी अन्या कई कई घंटों के लिए ऑर्फनेज से गायब रहती थी, वो भी तो बताओ इनको। सर ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये अन्या से जलता है। मैं क्यों जलने लगा अन्या से? तो फिर उसकी चुगली क्यों कर रहे हो? हमें आने ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग उससे जलते हैं। सर मैं सिर्फ आप लोगों को अन्या के बारे में जानकारी दे रहा था। तो फिर ये भी बताओ ना कि पिछले साल अन्या ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की थी। इनके खिलाफ क्यों? सर ये ऑर्फनेज के लड़कों को मारता पीटता था, अन्या ने कंप्लेन की थी इसके खिलाफ, सस्पेंड हुआ था। तब से ये अन्या से नफरत करता है सर। हाँ सर, अन्या को म्यूजिक बहुत पसंद था, बहुत बार मैंने उसे अलग अलग गाने सुनते हुए देखे थे, इसलिए मैंने उसे वो म्यूजिक सुनने दे दिया। अब मुझे क्या पता था इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप लोगों में से कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है? सर मैं पियानो बजाती हूँ। सर मैं भी पियानो बजाती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन पुणे में खून हुआ था उस दिन आप लोग कहाँ थे? हम सब कुछ बच्चों को लेकर पुणे गए थे। तो आप लोग उस दिन पुणे में ही थे? क्या था पुणे में? वहाँ पर एक इवेंट था इसलिए। सर ये सारे के सारे शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं। काम करते हैं, इन सब के कंप्यूटर चेक करो, देखो क्या किसी ने वो म्यूजिक का पीस बनाया और अपलोड किया है, क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक पीस बनाकर अपलोड किया है ना, वही खूनी हो सकता है। ये लड़की ये यहाँ पर 2 महीने पहले आई थी। हाँ मैम, ये 2 महीने पहले एक एनजीओ ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसी इवेंट में डांस करने आई थी। इसने बहुत अच्छा डांस किया था सर। शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। और उसी दिन यहाँ आसपास एक खून भी हुआ था। खून तो हुआ था सर, लेकिन जिस जगह पे खून हुआ था वो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। और ये इवेंट उस दिन कितने बजे शुरू हुआ था? 5 बजे शुरू हुआ था और रात करीब 8 बजे खत्म हुआ था सर। अच्छा आप लोग को याद है ये लड़की पूरा समय इवेंट पे थी या कुछ समय के लिए गायब भी हुई थी? ये लड़की 6 बजे स्टेज पे आई थी और इवेंट खत्म होने तक स्टेज पे ही थी। सर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से खून 3 से 6 बजे के बीच ही हुआ है। ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पे खून हुआ था और इस जगह पे इवेंट था। यहाँ से यहाँ पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। सर हो सकता है आनिया दोपहर को ही निकल गई हो, खून करके फिर उसने इवेंट ज्वाइन कर लिया। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इवेंट शुरू होने से पहले आफ्टरनून में रिहर्सल थी और वो लड़की वहाँ पर 4 बजे तक थी। इसके बाद 5 बजे से बैक स्टेज पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। 4 बजे रिहर्सल पे थी वो जी। 5 बजे बैक स्टेज। यस। जैसे कि आपने कहा कि 6 बजे वो स्टेज पे थी। अगर ऐसा है तो आनिया खून कैसे कर सकती है? हाँ सर। अगर खून आनिया ने नहीं किया तो फिर खून किया किसने? सारे रिपोर्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि अन्या निर्दोष है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? लेकिन सर ये सिर्फ पुणे मर्डर केस के एविडेंस और रिपोर्ट्स हैं। पनवेल मर्डर केस में निर्दोष साबित करने के लिए कोई एविडेंस और कोई रिपोर्ट्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अन्या ऑर्फनेज से बाहर निकल गई और मर्डर किया उसने फिर वापस चली गई। इट कैन बी पॉसिबल, राइट सर? आपके पास अगर कोई सबूत है तो प्लीज पेश करें, जिससे ये साबित हो सके कि जब खून हुआ तब अन्या पनवेल में थी। देखिए, एविडेंसेस और विटनेसेस के अभाव में ये केस डिसमिस कर दिया जाता है। अन्या को प्लीज छोड़ दिया जाए। क्या पता चला?
हाँ बॉस, बॉस समझ लो इस केस की चाबी मिल गई। और शीतल ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि सिनेस्थीसिया के दो अलग अलग मरीज एक ही जैसा म्यूजिक सुनने के बाद अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हाँ बॉस, मैंने अपने दोस्त से जानकारी की जो इस मामले का एक्सपर्ट है। उसने मुझे कुछ अलग ही बात बताई। नई बात क्या पता चली सर? ऐसे दो मरीज जो सिनेस्थीसिया के ही पेशेंट हैं, एक जैसा म्यूजिक सुनने के बाद भी एक जैसा रिएक्ट करते हैं। ये हो कैसे सकता है सर? हो सकता है पूर्वी, अगर दो मरीजों के बीच में खून का रिश्ता हो तो हो सकता है। बस शीतल ने जो बताया वो भी सही था, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं था। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है जैसा मेरे दोस्त ने बताया। हाँ, मगर दोनों मरीज एक ही परिवार के हो तो चाचा, ताऊ या भाई भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, इमीडिएट फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, जैसे माँ बाप, भाई बहन। वो क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेडी क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है। बस मैंने मेडिकल जर्नल में से कुछ आर्टिकल्स निकाले, आइए आपको दिखाता हूँ। और भी कोई है जो अन्या जैसे उन दोनों ट्यून्स के ऊपर वैसा ही विजुअल देखता है जो अन्या देखती है? मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मुझे जेल जाने से बचा लिया। हमने सिर्फ वही किया जो हमारी ड्यूटी है, गुनहगारों को सलाखों के पीछे और बेगुनाहों को आजादी। पर गुनहगार है कौन? तुम्हारा कोई रिश्तेदार। मेरा फैमिली मेंबर? अन्य, जो कि जिस तरह के विजुअल्स तुम्हें आ रहे हैं उस तरह के विजुअल्स उसी को आ सकते हैं जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता हो, और उसी ने ये इस तरह का म्यूजिक बनाया। पर सर, मेरा फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है? मैं तो अनाथ हूं ना। है कोई जिसे तुम नहीं जानते? तो जानना भी नहीं चाहती। बचपन से मेरा सपना था कि मेरे परिवार वाले आएंगे और मुझे अपना के लेके जाएंगे, हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। और अब आप लोग बोल रहे हो वो कोई खूनी है। हम तुम्हें बस वही बता रहे हैं जो हकीकत है। सर, ये आनिया के नाम का पैकेज आया, दरवाजे के बाहर रखा था। पेन ड्राइव? पंकज, मुझे घर दिखाई दे रहा है, बहुत बिजली खड़क रही है, कोई औरत घर के अंदर भाग रही है और एक झूला भी है वहां। कोई इस औरत के पीछे क्रोबार लेके भाग रहा है। और क्या? वो उसे क्रोबार से मारा। किस औरत को मार रहा है? पता नहीं। पर इसके तो एक नोट भी है। आनिया, ये तुम्हारा फ्यूचर है। इसमें जो हुआ है ठीक तुम्हारे साथ वैसे ही हो, और इसे कोई नहीं रोक सकता। इस म्यूजिक के हिसाब से जो आने ने देखा, कोई उस औरत को मारने वाला है, और एक घर है, घर के सामने बिजली कड़क रही है और झूला है। और सर, खूनी ने खून क्रोबार के साथ किया। अभी तक हमें लगता था कि खूनी पहले खून करता है और फिर म्यूजिक बनाता है, पर यहाँ तो उल्टा है। पहले खूनी मर्डर प्लान करता है, फिर म्यूजिक बनाता है और फिर म्यूजिक के हिसाब से खून करता है। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। आनिया, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। सबसे पहले उस खूनी को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। अगर खूनी आनिया के परिवार वालों में से कोई है तो उसे ढूंढेंगे किसे? ढूंढने के लिए हमें पहले यह पता करना पड़ेगा कि 16 साल पहले आनिया को ऑर्फनेज में लेके कौन आया था। शायद उसे पता हो आनिया के परिवार के बारे में। आपको कुछ याद है कौन था वो जो आनिया को यहाँ छोड़ गया था? नहीं, याद तो नहीं है। 16 साल पहले कोई उसे बाहर छोड़कर चला गया था। शीतल जी का फोन।
वीडियो कॉल कर रही है। हेलो। मैंने बस यही बताने के लिए आपको फोन किया कि वो लड़की खूनी है। वक्त बर्बाद मत कीजिए और प्लीज उसे गिरफ्तार कर दीजिए। शीतल जी, कोर्ट ने फैसला सुना दिया और कोर्ट का फैसला क्या है वो आपने भी सुना। इस कोर्ट के चक्कर में आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज आप लोग गलत हैं और आपको ये बात मान लेनी चाहिए। सर ये वही घर है। भाई घर? कौन सा घर? मैंने जो अभी देखा था वो जहाँ खून होने वाला है। वो पेड़ झूला वो वही था सर। वो किस जगह की बात कर रही है लड़की? शीतल जी, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? मैं इस वक्त अपने घर के बाहर हूँ। और कौन? आपकी जान को खतरा है। क्या बात कर रहे हैं आप ऑफिसर? मेरी जान को खतरा है? मुझे कौन मारेगा? देखिए शीतल जी, खूनी ने आपको मारने के लिए म्यूजिक कंपोज किया है जिसे उसने हमें भेजा है और उस म्यूजिक के हिसाब से आपके घर की लोकेशन। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर? मुझे डराने के लिए आप सब कह रहे हैं ना? और प्लीज मैं डरने वाली नहीं हूँ। और ये सब आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपके केस के खिलाफ हूँ ना? शीतल जी, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अभी इमीडिएटली घर के अंदर जाइए, खिड़की दरवाजे सब अंदर से बंद कीजिए और जब तक हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते आप प्लीज किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। मतलब? मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी मैंने आपसे जो कहा वो कीजिए प्लीज, जल्दी। मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो तुम जानते नहीं इसका नतीजा क्या होगा। आई एम अ कॉप। तुम कानून से दूर नहीं भाग सकते। कौन हो तुम? शीतल जी, आप ठीक है? क्या ऑफिसर? आरती, तुम? सर मैं भी पियानो बजाती हूँ। शीतल जी, हमने आपसे पहले ही कहा था आन्या खूनी नहीं है। I'm sorry ऑफिसर, मुझे आप लोगों की बात समझनी चाहिए थी। मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आप अपने तरीके से। हम दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे ऑफिसर, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जजमेंट गलत निकला। वो ठीक है, आपके सर पे चोट लगी है। रेडी? एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। शीतल जी पे हमला क्यों किया तुमने? अपनी बेटी को बचाने के लिए। कौन सी बेटी को बचाने? आन्या को। आन्या मेरी बेटी है और शीतल उसको जेल भेजने पर तुली थी, इसीलिए मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी। और खून क्यों किया? 17 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पति मुझे मेंटल असाइलम में छोड़ दिए क्योंकि मैं दिमागी तौर से बीमार थी। वहां मैं 15 साल रही। मगर क्या? मगर मेरे पति ने मेरी ममता का गला घोट दिया। कैसे? आन्या वहां पैदा हुई, पर उसे मुझसे छीन लिया गया। 15 साल बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति मर चुके हैं, पर आन्या कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं था। वो जिंदा भी है या नहीं
ये भी मैं नहीं जानती थी। मैंने कई ऑर्फनेज में ढूंढने की कोशिश की उसे, पर वो कहीं नहीं मिली। आन्या के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? 6 महीने पहले जब मैं इस ऑर्फनेज में आई तो मुझे आन्या की केस फाइल मिली। मुझे पता चला कि आन्या को 2 लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसे वापस छोड़ दिया। पर जैसे ही मुझे पता चला कि आन्या को सिनेस्थीसिया है और वो सब कुछ देख सकती है जो मैंने म्यूजिक पे प्लान किया था, तो मुझे रियलाइज हो गया कि आन्या मेरी बेटी है। इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। मुझे उन लोगों से नफरत है जो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और फिर वापस उन्हें छोड़ देते हैं। मैं आन्या को मिलकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की तहकीकात की वजह से मैं रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग आन्या पे शक करेंगे। इसीलिए मैंने लेटर भेजकर आप लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। जिस बेटी को पाने के लिए तुमने 2 लोगों को जान से मार दिया, अब जिंदगी भर उस बेटी से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें, सलाखों के पीछे काल कोठरी में। जिमी के फोन के लास्ट लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। जिमी की जान को खतरा है, ढूंढो उसे जल्दी। अरे यहां देखो, यहीं कहीं होगा। वो इधर किधर ही है। एक काम करो, तुम वहां जाके देखो, तुम इधर निकलो। जिमी कैसे हो बेटा? सर बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। सर इन्होंने मुझे देख लिया है सर, और ये लोग मेरे पीछे हैं सर। ये लोग 4 जने सर मुझे मार देंगे सर। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। हाँ बोल, मिला क्या? बचना नहीं चाहिए वो। जिमी
एसीपी सर की आवाज। जिमी, 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 एसीपी सर। जिमी, सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू विकेट। सर थैंक यू वेरी मच, तो बहुत बढ़िया है सर। जिमी, इससे तुम घर में बैठकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइस बना सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जिमी भैया आपको पता है कि ये गिफ्ट तो मैंने सेलेक्ट किया था, दादू ने तो सिर्फ पैसे दिए थे। थैंक यू अर्जुन। जिमी आज बहुत खुश है। अरे उसके आदर्श एसीपी सर जो आए हैं उसकी बर्थडे पार्टी में, ये तो हमेशा सीआईडी टीम की तारीफ करता रहता है। आप जैसा बनना चाहता है। अगर आज आप नहीं आते ना तो ये सच में बहुत उदास हो जाता। तो सच कहूं तो जिस तरह से आप इसकी रखवाली करते हैं, कदम कदम पे इसका हौसला बढ़ाते हैं और इसे सही राह दिखाते हैं, उसके लिए थैंक यू सर। वैसे आपका बच्चा है ना, बड़ा अच्छा बच्चा है। और क्या, हम लोग तो वेट कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा और कब सीआईडी टीम को ज्वाइन करेगा। पर हाँ, इतना आसान भी नहीं है जिमी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। सर मैं तो रेडी हूँ, आप ही भगा देते हो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन, कहां पर? ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ सर। निकलना पड़ेगा जल्दी। जिमी, देखो बेटा, काम है, हम तीनों को निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा अर्जुन को लेने के लिए। तब तक हैव फन, ओके? सर आप थे तभी तो एंजॉय कर रहे थे, आप जाओगे तो कैसे एंजॉय करेंगे? अरे काम है, जाना तो पड़ेगा ना। सर रुक जाओ ना प्लीज। सर आप बाद में आ जाइए सर। जिमी का बर्थडे है, मन लगा रहेगा। हम लोग वहाँ क्राइम सीन पे जाके पता करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली, और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे फोन पे। हम देख लेंगे सर। ठीक है, मुझे फोन करना जरूर, ओके? थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू दया सर। एंजॉय। बाय। सर किसका फोन आया था? कोई मर्डर हुआ है क्या? ये लो, अब तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी है? जो भी हो, जो भी क्रिमिनल हो, अब दया अभिजीत गए ना, बच नहीं पाएगा। सर ये सिद्धार्थ है सर, एक रिसर्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर सर, बच्चे और टीनेजर्स के बीच में। ये घर पे ही इंटरेस्टिंग डिवाइसेस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में वीडियो पोस्ट करता है। आज ही ऐसा एक वीडियो बना रहा था, इसका लैपटॉप एक्सप्लोड हुआ सर, और वीडियो है सर उसका, मैं दिखाता हूँ आपको, इधर आइए। ये वीडियो देखिए सर। तो वो आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है ड्रोन कैमरा। धमाका लैपटॉप में हुआ। लैपटॉप से आग निकली और सिद्धार्थ मारा गया। ये कैसे हो सकता है? सर ये पूरी जगह देखी सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये हो सकता है, और कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है सर। ये लैपटॉप अपने आप इस तरीके से ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर बनाते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ओवरहीटिंग से बचने के लिए। तो अगर ऐसा हो भी जाए कि बैटरी गर्म हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए, ब्लास्ट तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अभिजीत, किसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से लैपटॉप की बैटरी जो है गर्म हुई और ब्लास्ट हो गई। सर एक बात है, लेकिन ये सिद्धार्थ का मैंने चैनल देखा सर, सिद्धार्थ वर्ल्ड, ये बहुत एक्टिव पोस्ट करता था सर, बहुत सारे पोस्ट डालता था,
लेकिन पिछले 1 महीने से सर उसने कोई भी पोस्ट नहीं डाला था, और पहली बार पोस्ट डाला था। और ये सिद्धार्थ की मौत से किसी को क्या फायदा हो सकता है? इंटरनेट सेलिब्रिटी था, काफी पॉपुलर था, कामयाब भी था, तो उसकी कामयाबी से जलने वाले भी तो लोग होंगे। देखते हैं डॉक्टर साहब इन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद किस नतीजे पे पहुंचते हैं। खाना खा लो, नहीं तो न्यूज के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चपाती गरम है, खा लो। सोशल मीडिया के जाने माने हस्ती सिद्धार्थ, जो कि नौजवानों के बीच काफी मशहूर थे, लाइव वीडियो के दौरान धमाका होने की वजह से उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच से तो यही लग रहा है कि सिद्धार्थ जब कैमरा के सामने अपने दर्शकों से बात कर रहे थे, तभी अचानक से उनका लैपटॉप ब्लास्ट हो गया। हाँ बोलो विनोद। मैंने अभी न्यूज में देखा सिद्धार्थ की मौत के बारे में। कहीं ये काम तुम लोगों का तो नहीं है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हम क्यों मारेंगे उसे? देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है। एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बचोगे तुम लोग भी नहीं। तुम्हारे प्लान के सारे सबूत मैंने एक ऐसे आदमी को भेज दिए जो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगा। इसलिए मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो विनोद। सिद्धार्थ की मौत एक एक्सीडेंट है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मत भूलो कि हमारे बीच एक डील हुई है। किसी को कोई भी सबूत देने की गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। आया समझ में? हेलो, तुम खाना छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो? हमें यहाँ से जाना होगा। तुम सामान पैक करो जल्दी। लेकिन क्यों? सब ठीक है ना? कहाँ जाना है? मैंने तुम्हें कहा ना, सामान पैक करो जल्दी। हमारी कंपनी के बनाए हुए हजारों लैपटॉप्स लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बैटरी में धमाके का ये पहला केस है। दरअसल ये हादसा हुआ है अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से। सर, टेम्परेचर अचानक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कंप्यूटर घंटों इस्तेमाल करने के बावजूद कभी इतना गर्म नहीं होता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। धमाके की वजह कुछ और ही है। मतलब लैपटॉप के अंदर की गर्मी नहीं बल्कि बाहर की गर्मी से ऐसा हुआ? ये कैसे हो सकता है? सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सिद्धार्थ ड्रोन बनाना सिखा रहा था, तो हो सकता है इसी के कंपोनेंट में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। नहीं, दरअसल सिद्धार्थ के घर से हमें जो कुछ भी सामान मिला है, जो कुछ भी, उसमें किसी में भी किसी किस्म के एक्सप्लोजिव का जरा सा भी ट्रेस नहीं। मगर ब्लास्ट तो हुआ है, मगर कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। सॉरी सर, माँ की तबीयत खराब है इसलिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल अकेली हैं वो गाँव में। 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए बस। जी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ सर। सुमन, 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 बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को। हमारे खिलाफ सबूत भेजने वाले थे किसी को। समझ गया मैं। तुमने मारा है मेरी बीवी को। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, बर्बाद करके रख दूंगा मैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना विनोद, वरना बीवी की तरह तुम्हारी बहन और माँ की हालत भी ऐसी ही होगी। वीडियो में से चेक करो। हेलो, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ को छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों जिंदा रहें, तो बताओ हमारे खिलाफ किसे सबूत भेजने वाले थे तुम? सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत। मैं उनके पास ही पार्सल भेजने का इंतजाम करने वाला था। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। मेरी माँ और छोटी बहन को छोड़। गुड बाय विनोद।
सर दोनों बॉडी बिल्कुल जली हुई है, लेकिन गाड़ी की चेजी नंबर से ये पता लगा कि गाड़ी किसी विनोद नाम के बंदे की है। विनोद? अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था? जी सर, मैंने देखा था। मैं वहाँ खड़ा था, इतने में वो गाड़ी तेजी से आई और अचानक से कुछ आवाज आई और वो रुक गई। मुझे लगा टायर फटा होगा शायद, लेकिन मैं वहाँ पता करने जाऊँ उससे पहले कोई एक धमाका हुआ और गाड़ी ब्लास्ट हो गई। किसी को देखा था गाड़ी के आसपास? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोड पूरा खाली था सर। अभिजीत, हाँ सर। मैंने गाड़ी अच्छी तरह से चेक की है। लोकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भी यही मानना है। इस गाड़ी में किसी किस्म का कोई बॉम्ब का या किसी एक्सप्लोसिव का कोई ट्रेसेस नहीं। फिर धमाका हुआ कैसे? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जिससे लैपटॉप की बैटरी इतनी राइज हो जाए कि वो ब्लास्ट हो जाए। सर, मैंने पूरी अच्छी से चेक किया। तो ऐसा हुआ तो है। खून ने किस तरह से? हाँ बोल। सर, मैं बहुत देर से सिद्धार्थ का वो वीडियो देख रही थी जिसके दौरान उसकी मौत हुई। सर, उसी वीडियो को मैं स्लो मोशन में आपको भेज रही हूँ, आप जरा गौर से देखिए। ठीक है, वो कुछ वीडियो भेज रही है, देखो चेक करो। सर, धमाके से कुछ ही सेकंड्स पहले सिद्धार्थ अपने राइट साइड पे कहीं देखता है। वहां पॉज कीजिएगा। पॉज करो। हाँ, ये राइट की तरफ देख तो रहा है। हो सकता है उसने राइट साइड में कोई चीज नोटिस की हो। कुछ हुआ हो वहां पे, कोई आया हो वहां पे। हो सकता है पूर्वी, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। और सिद्धार्थ यहाँ इस तरफ देख रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं सर, मैंने चेक किया था पहले। हो सकता है सिद्धार्थ ने यहाँ पे कुछ देख लिया हो जो हमारी नजर से छूट रहा हो। पंकज, ये देखो, ये इस पर्दे में छेद है, जला हुआ है ये तो। ये छेद के ठीक सामने तो सिद्धार्थ बैठा था। तो पर्दा भी ठीक इसी जगह पे जला हुआ है, लेकिन इस पर्दे में ये सुराग हुआ कैसे? ये पर्दा जला कैसे? इस विंडो के सामने इतने सारे बिल्डिंग्स हैं और वे काफी दूर है। कोई वहां से निशाना लगाकर गोली चला तो सकता है, और गोली चलाने से यहाँ इस पर्दे में होल भी हो सकता है। पर बात यह है कि हमें यहाँ पर कोई गोली मिली तो नहीं है। और सिद्धार्थ के वीडियो में हमने देखा कई बार, उसमें भी कहीं गोली चलने का कुछ दिख तो नहीं रहा है। तो फिर ये छेद कैसे हो गया पर्दे में? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो, थैंक यू। 2 लोगों की जान चली गई है। कहां तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? विनोद की कार के फ्यूल टैंक में भी बाहर से विस्फोट किया गया, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धार्थ के लैपटॉप में किया गया था। वैसे कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सिद्धार्थ और विनोद के बीच में। ये दोनों अपने अपने काम से 1 महीने की छुट्टी पे थे लास्ट मंथ। किसी को ये नहीं पता है कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पिछले 30 दिनों में कुछ हुआ इनके साथ जो इनकी मौत का कारण बना है। सिद्धार्थ के ऑफिस में हम उसके दोस्तों से भी मिले, मगर विनोद के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। विनोद और सिद्धार्थ के कॉल रिकॉर्ड में एक इंटरेस्टिंग सुराग हाथ लगा। इन दोनों को पिछले महीने कई बार वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल्स किए गए थे। ये हर बार अलग अलग नंबर से किए गए हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के कॉल्स को ट्रेस करना जरा मुश्किल है। लेकिन छुट्टी के दौरान इन दोनों के मूवमेंट्स का कुछ तो पता चला होगा। अगर ड्यूटी पे नहीं थे तो कहीं तो गए होंगे। सर, आप रेडी? उन दोनों के जीपीएस रिकॉर्ड मिल गए। ये वो लोकेशन जहाँ पे विनोद भी गया था और सिद्धार्थ, अलग अलग दिन, अलग अलग टाइम पे, और जगह एक ही। ऐसी क्या बात है इस जगह में?
है क्या इस जगह में? जाके देखना पड़ेगा। यार ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 100 से ज्यादा ऑफिस होंगे। वो कौन सा ऑफिस होगा जिसमें विनोद और सिद्धार्थ जाया करते थे? सर, सब लोगों से सारे ऑफिस में जाके पूछते? नहीं, ऐसा करने से सब अलर्ट हो जाएंगे, सारे सबूत मिटा के वो यहाँ से भाग जाएगा। मुश्किल से ये एक सुराग हमारे हाथ लगा है। इतना तो तय है कि जिसकी हमें तलाश है वो गुनहगार इसी बिल्डिंग में है। कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसे पता भी न चले और हमारा काम हो जाए। सर, अब सिद्धार्थ के आखिरी वीडियो को हमने एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा था। तो ओरिजिनल वीडियो के साथ उन्होंने एक और वीडियो भेजा है। चल देखते हैं। सर, इसकी ब्राइटनेस काफी कम है, इसलिए किसी सिटी स्कैन की तरह लग रहा है। पूर्वी जरा रिवाइंड करना। ये रेड लाइट किसी लेजर वाले हथियार की है। माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है। हाईटेक लेजर का हथियार है। इससे सिद्धार्थ के लैपटॉप के बैटरी में और विनोद के फ्यूल टैंक में गाड़ी के तो ब्लास्ट किया गया इसी हथियार से। सर, ये सिद्धार्थ ब्रिलियंट रिसर्चर था, कई इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजों का आविष्कार किया है इसने। और ये विनोद भी बड़ा बिजनेसमैन था जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज को हाईटेक डिवाइसेस सप्लाई किया करता था। हाँ, मगर अभिजीत, सवाल ये उठता है कि ये डिवाइस, ये हाईटेक लेजर डिवाइस, ये बनाया किसने, कैसे बनाया और फिर किसके लिए बनाया, और फिर जिसने भी ये बनाया उसका संबंध क्या है, क्या कनेक्शन है विनोद और सिद्धार्थ के साथ? इस सवाल का जवाब तो हमें जेडी ऑफिस कॉम्प्लेक्स से मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं सर। जो कोई भी है वहीं से ये वॉइस ओवर इंटरनेट फोन से कॉल करता है। बिल्कुल दया, जेडी कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग हैं उन सबके कॉन्वर्सेशन, सबके फोन कॉल टैप करने पड़ेंगे। हमें परमिशन लगेगी श्रुति मैम। सबके फोन कॉल टैप करेंगे आप? जी हाँ। क्या मतलब है इसका इसके साथ? वहां पर अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, आप उन सबके प्राइवेट बातें सुनेंगे? जी। नो, आई एम सॉरी, किसी के प्राइवेट जिंदगी में दखल देना ये हक किसी को नहीं। ये बात ठीक नहीं है, ये हम भी जानते हैं मैम, लेकिन उन लोगों में कुछ शातिर अपराधी छुपे हुए हैं जिनकी वजह से बाकी के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो फिर सबसे पहले अपराधी को ढूंढिए। अपनी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती और कोई रास्ता सूझता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेगुनाहों की प्राइवेट बातें सुनेंगे आप। सॉरी, नो, आई विल नॉट अलाउ दिस। और अब वैसे भी इस केस को लेकर अपना टाइम और किसी और का टाइम बर्बाद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? ये केस अब आईबी के हवाले है। What? यस, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये केस अब कोई मामूली केस नहीं है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए अब आईबी की टीम टेक ओवर करने वाली है। ना तो कोई सर्वेलेंस की जरूरत है और ना ही कोई कॉल्स मॉनिटर करने की। देखिए मैम, ये केस हमारा है, हमारे सीआईडी वालों का। हम सब ने मिलकर इतनी मेहनत की है, इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक लाया कि बस अब खूनी को ही पकड़ना है, और आप ये केस आईबी को दे रहे हैं। बहुत गलत है। ऑर्डर्स और प्रोटोकॉल, ये शब्द आप लोगों ने सुना है? शांत दिमाग से सोचिए कि आप लोगों से कहां कहां गलती हुई है। कोई तो वजह होगी इसी के साथ कि मुझे यहां पर अपॉइंट किया गया है। बेहतर यही होगा कि अब आप सब वही करेंगे जो आपसे कहा गया है। प्लीज ट्राई एंड फॉलो सम ऑर्डर्स। दादू, 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 क्या हुआ दादू? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। तो आप फिर इतनी टेंशन में क्यों हो? कोई टेंशन नहीं, वो क्या है ना बेटा, ऑफिस में इतना काम था ना तो थक गया हूँ। एक मिनट अंकल, हेलो, आ गया।
हाय अर्जुन, कैसे हो? मस्त। अर्जुन बस 2 मिनट रुको, हाँ मैं 2 मिनट में आया। ओके। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है दया। नहीं सर वो मर्डर वाले केस के बारे में सर बात करनी थी। जी भाई, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ दया, देखो जो कुछ भी हो हमें ये काम करना है, मतलब करना ही है। उस जेडी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ, और तो और वो लोग क्या क्या करते हैं, किस किस से बातें करते हैं, वो भी चाहिए मुझे। हाँ हाँ मुझे पता है दया, ऑफिशियल परमिशन के बगैर हम किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, लेकिन कोई और रास्ता ढूंढो बस। जिमी भैया चलो ना खेलते हैं। उस सिद्धार्थ और विनोद का खूनी उस जेडी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही है। हाँ, शायद नेट पे कोई तरीका मिल जाए फोन पे लोगों की बात सुनने का। ये IMSI डिवाइस का एक पार्ट है। ये एक सेल फोन टावर की तरह काम करता है, जिससे कि एक सीमित दायरे में होने वाले फोन कॉल्स को हम सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसके इस्तेमाल पर कई देशों में पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना इल्लीगल है, गलत है। पुलिस और जांच एजेंसियों को भी फोन टैप करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। पुलिस बिना ऑफिशियल परमिशन के इसको यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। ACP सर कानून के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो मजबूर है। मैं मजबूर नहीं, मैं उनकी मदद करूंगा। इस डिवाइस से मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे सिद्धार्थ और विनोद के कातिल को पकड़ने में ACP सर की मदद होगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी CID टीम का एक मेंबर हूं। ये मिशन मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ACP सर की हेल्प करनी है। हाँ, तो मैं हूं CID ऑफिसर जिमी। प्लीज रिया, मैंने कहा ना बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, हम जल्दी शादी कर लेंगे, पक्का, प्रॉमिस। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। सॉरी डार्लिंग, मुझे आज रात की फ्लाइट से मुंबई वापस आना था, मगर काम खत्म ही नहीं हुआ। एक दिन और यहाँ बेंगलोर में रुकना पड़ेगा। तो बच्चों को समझा देना कि पापा आज नहीं आएंगे, ओके? इसकी वाइफ का नंबर होता तो कितना अच्छा होता। अभी कॉल करके बोलते थे कि तुम्हारा हस्बैंड चीटर है। कुछ आवाज तो आ रही है लेकिन साफ साफ सुनाई नहीं दे रही। देखो, हमें हमारे प्लान के हिसाब से ही काम करना है। अगले हफ्ते अगर हम ये किस्सा खत्म नहीं करेंगे तो बॉस किसी को माफ नहीं करने वाले। डोंट वरी, उन 2 लोगों का काम तमाम हो गया ना। उसी तरह इस टारगेट को भी बचने का चांस नहीं मिलेगा। द आई का कोई भी प्लान फेल नहीं होगा। सारे इंतजाम हो गए हैं, बस अगले हफ्ते का इंतजार है। जो भी द आई के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं। द आई
मतलब तो ये लोग दवाई के लिए काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ और विनोद को इन लोग नहीं मारा था। मुझे एसीपी सर को ये बात बतानी होगी। जिमी, हाँ बता, फोन क्यों किया? सर मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर। आपको जेडी कॉम्प्लेक्स में फोन टैप कर देते हैं सर। सर आपने जो मुझे पौधे गिफ्ट दिया था उससे मैंने एक डिवाइस बनाया जिससे मैं फोन की बातें सुन सकता हूँ। सर मैंने यहाँ पे सुना है सर किसी की बात। जिमी, तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं वही जेडी कॉम्प्लेक्स में हूँ। देखो, तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है तुम्हें, समझे? एसीपी सर मेरी बात तो सुनो। सर नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? जिमी, जिमी, रुक 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 रुक, सुन। हेलो, हाँ, कहाँ पर हो तुम लोग? रुक रुक। बोलो, रुक जा। जिमी के फोन के लास्ट लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। जिमी, 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 एसीपी सर। जिमी, सर। जिमी, कुछ नहीं होगा तुम लोग। पक्का बनूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं मैं। अभिजीत, जिमी, जिमी, मेरा बेटा उठना। जिमी नहीं, मम्मा, जिमी, जिमी तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जिमी उठना, बोल कुछ तो बोल। जिमी, कैसे हो बेटा? सर बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा भी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा और कब सीआईडी टीम को ज्वाइन करेगा। लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भागदौड़ करना ही जरूरी है ना सर। और सर मैंने डिसाइड कर लिया है सर, मैं ट्रेनिंग तो आप ही से लूंगा सर। जिमी उठना बेटा, देख मार उठ। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? उठ। मैम, आपके कारण बना है मेरा बेटा, आपके कारण। अरे आपको अपना आदर्श मानता था, कहता था कि आप जैसा बनूंगा, और देखो क्या से क्या हो गया। आपने मारा है मेरे बेटे को।
आपकी मदद करने के लिए तो वो बिल्डिंग में गया था और आपके ही सामने मेरी बेटी को गोली मार दी गई। आप कुछ नहीं कर पाए, देखते रहे। अरे एक बच्चे को तो आप बचा नहीं पाए, तो देश को क्या बचाएंगे? वैसे भी आपके लिए तो इंसान की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। आपने तो अपने बेटे तक को मार डाला। फिर तो ये तो पराया बच्चा था ना आपके लिए। इसको क्यों बचाते आप? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्यों मिला ये आपसे। ना आज ये आपसे मिलता, ना आप जैसे बनने की जिद करता, मेरा बेटा मेरे पास होता। आपने मारा इसे, आपने, और किसी ने नहीं। आप खूनी है, समझे आप? बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ, नहीं होना चाहिए था। और होता भी नहीं अगर आप लोगों ने उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया होता। हमने कुछ नहीं किया है। हम तो यही चाहते थे कि जिमी इस केस से दूर रहे। अगर आप लोगों ने जिमी को कन्विंस नहीं किया होता तो फिर ये काम करता ही नहीं। क्या हो गया? अब सोच भी कैसे सकती है कि एक छोटे बच्चे से हम ये गैर कानूनी काम करवाएंगे? जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन भी लिया आपने। हमारी बात सुन लीजिए। जिमी की मौत की जिम्मेदार आप है, आप। अगर आप हमारे हाथ ना बांधे, ये केस आईबी को ना देती, हमारे पास ही होती, तो शायद जिमी अब जिंदा होता। 20 साल से यही काम करते आए मैम, यही काम करते आए और आज तक कभी एक्शन नहीं हुआ। आपने हमारे हाथ बांध दिए और हम कुछ नहीं कर पाए। आपकी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? भूलेगा नहीं कि मैं आपकी सीनियर हूँ। सीनियर होगी आप अपने घर में, समझे? बहुत सीनियर देख लिया इस एसीपी प्रद्युमन ने। सीनियर। मैं बार बार यही कहूंगा कि जिमी की मौत की जिम्मेदार आप हैं, आप। अरे बच्चा हमारे सामने था, हमारे सामने था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, केवल आपकी वजह से। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिमी की मौत से आप सब लोग हिल गए। कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है आप। आपकी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए मैम, अपने पास ही रखिए। आप अपनी हद पार कर रहे एसीपी प्रद्युमन। अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुस्सा मुझ पे निकाले। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, बस इनफ इज इनफ। आज के बाद हर एक हरकत, हर एक एक्शन का हिसाब आप मुझे देंगे। मेरी इजाजत के बिना आप अब कुछ नहीं कर सकते, समझ लीजिए आप। अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जहां पर आप जैसी की गुलामी मुझे करनी पड़े। ऐसी नौकरी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? दादू कहाँ है तुम्हारे? दादू चले गए। चले गए मतलब? पता नहीं, उन्होंने कहा कि थोड़े दिन तुम्हें सालम के दादू के पास रहना है और वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। और ये दादू ने आपके लिए बैग दिया। अच्छा तुम अंदर आओ, आ जाओ आओ। ये तो प्रतिबंध की गन है। उसका बैच भी। प्रतिबंध की गन, उसका बैच मेरे पास क्यों? लेटर भी है। सालों के मैं हार गया। अपने अर्जुन की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप कर जा रहा हूं। प्लीज इसका ख्याल रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। गुड बाय। सब मेरी गलती थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया। एसीपी सर, पक्का बनूंगा। चुभी और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।